जो अबव के अकॉर्डिंग हमने लिखा उसमें दो एक्सेप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे एक्सेप्शनल, ध्यान से देखना इसको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें पहला केस आपको मिलेगा क्रोमियम का। किसका? अच्छा, सिर्फ दो ही नहीं होते सर, पीरियोडिक टेबल में और भी होता है, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, इनका भी आपको एक्सेप्शनल केस देखने को मिल जाता है, या इसके अलावा पैलेडियम का एक्सेप्शनल केस देखने को मिलेगा, प्लेटिनम का एक्सेप्शनल केस देखने को मिलेगा। लेकिन अभी तक जो आपके सिलेबस के हिसाब से वो सिर्फ दो एलिमेंट इन्वॉल्व है, एक क्रोमियम और दूसरा कॉपर, एक क्रोमियम और दूसरा, एक को मैं बताऊंगा, एक की कहानी आप बताएंगे, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए मैं ऐसा लिख लेता हूँ कि जो आपके पास क्रोमियम था, ये क्रोमियम, इसका वो कॉन्फ़िगरेशन जो आना चाहिए था मैं वो लिख लेता हूँ, और इसका वो कॉन्फ़िगरेशन जो एक्चुअल में होगा मैं वो लिख लेता हूँ। तो मुझे बताइए अकॉर्डिंग टू अबव, अकॉर्डिंग टू अबव के अकॉर्डिंग इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आना चाहिए था सर? इट इज हैविंग एटॉमिक नंबर 24, देन कॉन्फ़िगरेशन मस्ट बी आर्गॉन 3d4 4s2, राइट, 3d4 and 4s, यही आना चाहिए था। दिस इज द एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन एज पर अबव, जो क्रोमियम का होना चाहिए था। लेकिन सर एक्चुअल में इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ और होता है, तो मैं लिख लेता हूँ इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन। सर जो इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। वी हैव आर्गॉन 3d5 and 4s1, 3d5 and 4s। द एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन on the basis of above rule of chromium should be 3d4 and 4s2, but in actual its configuration is 3d5 4s1, 3d5। अभी ध्यान में रखिएगा, ये जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का लिखा जो लास्ट लेक्चर में मैंने बता रखा था, ये होता है 3d4 4s2। ये ऐसा होता है, अब ये सिर्फ अबव को खुश करने के लिए लिखा जाता है। बहुत सही बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है ये सिर्फ अबव को संतुष्ट करने के लिए, अबव को खुश करने के लिए, कि अबव ने ऐसे बताया था, ये कॉन्फ़िगरेशन का दादा था, इसने ऐसा बताया था, तो हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। एक्चुअल में ये गलत है, एक्चुअल में ये गलत है, ये सिर्फ अबव को खुश करने के लिए है। एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन इसका कभी ये रहा ही नहीं, ये एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन इसका कभी रहा नहीं। मैं इसका जस्टिफिकेशन भी दे दूंगा साथ में। इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन हमेशा ये था, इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन हमेशा, सर फिर ये लिखा क्यों जाता है? अबव को खुश करने के लिए, इसके रूल को सेटिस्फाई करने के लिए। अदरवाइज ये अबव को फॉलो नहीं करता, ये अबव को फॉलो नहीं करता। इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, हमेशा से यही है, हमेशा से ये है, ये कॉन्फ़िगरेशन कभी भी नहीं रहा। ये बस अबव को खुश करने के लिए लिखा जाता है कि अबव ने जैसा कहा तो उस हिसाब से ये आना चाहिए, लेकिन इस हिसाब से आता एक्चुअल में हमेशा ये है, हमेशा से ये चल रहा है, ठीक है। अच्छा इसका क्या कारण कि कॉन्फ़िगरेशन ये है और ये नहीं है? इसका मोटा कारण दिस कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल, दिस कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल, और ये जो प्रीवियस वाला अबव के अकॉर्डिंग था, दिस वन इज लेस स्टेबल, दिस वन इज लेस स्टेबल। ये इसकी मोटी बात है। दिस कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस, इसलिए ये कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल है, ये एक्चुअल नहीं। अब इसके स्टेबिलिटी में किस चीज़ का हाथ, नो दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर बता रहा हूँ कि हमेशा से कॉन्फ़िगरेशन ये था, ये कॉन्फ़िगरेशन कभी रहा ही नहीं, ये कॉन्फ़िगरेशन कभी रहा। इसका जस्टिफिकेशन ये है, अगर मैं साथ में जस्टिफिकेशन दे के चलूँ आपको, मैं जस्टिफिकेशन लिख लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा, जस्टिफिकेशन। अगर मैं इसका जस्टिफिकेशन लिखूँ तो इसका जस्टिफिकेशन आपको मिलेगा इसके मैग्नेटिक फील्ड से या मैग्नेटिक मोमेंट से, इसके मैग्नेटिक मोमेंट से, इसके मैग्नेटिक फील्ड से। अच्छा मुझे ये बता दीजिए, इस पिछले वाले कॉन्फ़िगरेशन को अगर मैं ध्यान में रखूँ तो मुझे ये बता दो, इस पिछले वाले कॉन्फ़िगरेशन का अगर मैं ऑर्बिटल डायग्राम बना दूँ तो बताओ डी में कितने ऑर्बिटल्स आपको देखने को मिलेंगे? 5। अच्छा इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। एस में कितना आपको ऑर्बिटल देखने को मिलेगा? सिर्फ 1, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन भी कितना है? इलेक्ट्रॉन आगे 2, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, सो 1 2 3 and 4, हुंस रूल। और एस में कितने हैं? 2, सो वी हैव 1 and 2, दिस वे, सही है। अच्छा अगले वाले केस में जो इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है, ज़रा मुझे उस हिसाब से ऑर्बिटल फिलिंग बताइए, इस हिसाब से ऑर्बिटल फिलिंग कितना आएगा? ऑर्बिटल कितने हैं? 5, और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? मैं कुछ इस तरीके से लिख दूँगा, ये आगे, ठीक है ना। और एस में 1 ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन 1, फिलिंग किस हिसाब से होगा? वी हैव दिस 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1, सही। ध्यान से सुनना अब जो मैं बताने वाला हूँ। अच्छा जब इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ देखा जाए, अब देखो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिल रहे हैं, सर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है हमेशा, हमेशा इलेक्ट्रॉन कभी भी रुका हुआ नहीं है, ये हमेशा क्या करता है? स्पिन करता है। इलेक्ट्रॉन 2 तरह के मोशन शो करता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा 2 तरह के मोशन शो करता है। लेट्स से दिस इज द न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के बाहर ही क्या है? लेट्स से शेल। अच्छा इस शेल में क्या घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मान के चल लीजिए, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है कुछ इस तरीके से। अच्छा इलेक्ट्रॉन 2 तरीके से घूमता है सर, एक तो न्यूक्लियस के आसपास, और दूसरा अपने एक्सिस पे। जब न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है दैट इज नॉन एज ऑर्बिटल मोशन, दैट इज नॉन एज, और जब अपने एक्सिस पे घूम रहा है दैट इज इधर +½ -½
दैट इज इधर प्लस हाफ माइनस हाफ, ओरिएंटेशन जो इसका है दैट इज नॉन एज स्पिन मोशन, दैट इज नॉन एज स्पिन मोशन। हमेशा इलेक्ट्रॉन कितनी तरह के मोशन शो करता है? दो तरह का। एक कौन सा? ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल मोशन का मतलब न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। मान लीजिए टैबलेट न्यूक्लियस है और ये मान के चल लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये कैसे घूमेगा देखो इस तरीके से। बताओ इससे क्या समझ में आ रहा है? एक तो इसके अराउंड भी घूम रहा है और साथ साथ में अपने एक्सेस पे भी, सही है ना, अपने एक्सेस पे रिवॉल्व भी कर रहा है, ठीक है। तो ऑर्बिटल मोशन और साथ साथ में कौन सा मोशन? स्पिन मोशन। कौन सा मोशन? स्पिन मोशन भी होगा। और जब कभी भी, हाँ बिल्कुल, प्लानिटरी सिस्टम जैसे हमारा है ना, सही है, पूरा प्लानिटरी सिस्टम हमारा जैसे, हाँ बिल्कुल, जैसे हीलियोसेंट्रिक थ्योरी अपने एक्सिस पे भी रोटेट करते हैं और सूरज के इर्द गिर्द भी, ठीक है ना। अच्छा, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे या रोटेट करे, कुल मिला के जब मोशन में, कुल मिला के जब, इट ऑलवेज जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इट ऑलवेज जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इट ऑलवेज जनरेट, या हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को जन्म देगा। अच्छा, जब आप मैग्नेटिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देगा। सो कुल मिला के मोटा पॉइंट बता दूं मैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? अब मुझे बताओ, इस ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, और मुझे बता दो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पैरेलल स्पिन के, ये एंटी पैरेलल स्पिन के, एक प्लस हाफ तो दूसरा। अब ये भी प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा वाला भी प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन एक क्लॉकवाइज और दूसरा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, रिजल्टेंट जीरो, रिजल्टेंट। सो इसका मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड नेट नहीं होगा। सो इनमें मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से? अच्छा, इसमें आ जाइए, मुझे बताइए इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से? 6। अब जब इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मेजर करोगे, जब आप इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मेजर करोगे, उसको मेजर करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट के टर्म्स में। किस टर्म्स में? मैग्नेटिक मूवमेंट के टर्म्स में। जब आप मैग्नेटिक मूवमेंट इसका निकालोगे तो आप ये देखोगे क्रोमियम का मैग्नेटिक मूवमेंट का जो वैल्यू आएगा वो कॉरस्पॉन्ड करता है 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को। किसको? और अगर अबो के अकॉर्डिंग चलते तो अनपेयर्ड कितने होते? 4, और एक्चुअल में होते कितने? 6। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू किसके बराबर आएगा? सर बिल्कुल उसके बराबर जो वैल्यू आना चाहिए जब 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने अनपेयर्ड हो, और इसका मतलब ये वैल्यू इसके कॉरस्पॉन्डिंग में आता है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में। दिस कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस कॉन्फ़िगरेशन इज रॉन्ग, दिस कॉन्फ़िगरेशन इज, ये कभी रहा ही नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ, ये कॉन्फ़िगरेशन कभी रहा ही नहीं क्रोमियम का। एक्चुअली में कॉन्फ़िगरेशन ये था, ये सिर्फ किस लिए? अबो को खुश करने के लिए, अदरवाइज ये कॉन्फ़िगरेशन कभी रहा नहीं। इसका एक्सपेरिमेंटल जस्टिफिकेशन भी होगा। अच्छा, आप देखिए क्यों ये कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्टेबल है या क्यों ये कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है? बिकॉज दिस वन इज मोर स्टेबल, दिस वन इज। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इम्पार्ट स्टेबिलिटी टू दिस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम? ऐसा क्यों कि कॉन्फ़िगरेशन ये और ये नहीं? क्योंकि स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अब इसका स्टेबिलिटी किस कारण होगा आपको वो देखना है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सर ये जो आपके पास क्रोमियम ये चल रहा था, मैं 2 फैक्टर साथ साथ में लिख के चल देता हूँ। इस स्टेबिलिटी को इम्पार्ट करने वाले 2 फैक्टर, नंबर 1 इज सिमेट्री, नंबर वन इज सिमेट्री। अब मुझे बता दो, ये जो मैंने अबो के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन लिखा, इस कॉन्फ़िगरेशन में ये जो आपका सबशेल था, डी वाला सबशेल, इस डी वाले सबशेल में कितने डब्बे, कितने ऑर्बिटल? 5, और इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने लग सकते हैं? 10। सर अगर तो 10 इलेक्ट्रॉन होते तो मैं लिखता फुली फिल्ड, क्या लिखता? और अगर तो 5 होते तो मैं लिखता हाफ फिल्ड, क्या लिख लेता? और इसके अलावा जो भी केस बने वो हाफ फील्ड से ज़्यादा या हाफ फील्ड से कम होगा, इतना ही केस बन सकता है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे ये वाला जो आपको ऑर्बिटल देखने को मिल रहा है, सबशेल जो देखने को मिल रहा है, मुझे बताओ क्या ये हाफ फील्ड है? नहीं। क्या ये फुली फील्ड है? ये क्या है? लेस देन, ओके, ये है लेस देन हाफ फील्ड, लेस देन हाफ फील्ड। अच्छा, अगले वाला मुझे बताइए, ये वाला कैसा है? फुली फील्ड। क्यों फुली फील्ड? क्योंकि इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन लगते हैं और 2 हैं, सही है। अच्छा, ये बता दीजिए इसमें कैसे है? ये है हाफ फील्ड, ये कैसा है? हाफ फील्ड। और अगले वाला भी कैसा है? सेम हाफ फील्ड। ये भी कैसा है? मान लीजिए, ध्यान से सुनना, लॉजिकली बता रहा हूँ। मान लीजिए आपने आगे 5 कुर्सियाँ लगाई हैं और दूसरी रो में 1 कुर्सी लगाई है, और आपके पास बच्चे हैं 5, टोटल बच्चे 5, ये 6, टोटल बच्चे 6, टोटल बच्चे 6। अब मुझे बताइए, सिमेट्री अगर आपको देखने में लगे तो आप कैसे बिठाना चाहेंगे? सर हर एक कुर्सी पे 1-1 बच्चा हो गया ना सिमेट्री। पिछले अगले वाले में 5 कुर्सियाँ थी, 1-1 बच्चा बैठ रखा है, पिछले में 1 कुर्सी थी, 1 बच्चा पीछे बैठ गया, जो कि अरेंजमेंट ही ऐसा है। अदरवाइज ये भी थोड़ा सिमेट्रिक नहीं लग रहा, लेकिन अरेंजमेंट ही ऐसा है, ऐसा अरेंजमेंट ही ऐसा आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो 5 कुर्सियों पे 1-1 बच्चा और 1 कुर्सी पे 1। अच्छा, अगर मैं ऐसा कर देता कि 1 कुर्सी पे 2 बच्चे बिठाता और बाकी जो 5 कुर्सियाँ थी उनमें से 4 पे 1-1 बिठाता, 1 खाली रख लेता, सिमेट्रिक नहीं लगता? कैसा नहीं लगता? सिमेट्रिक नहीं लगता। सर कॉन्फ़िगरेशन में स्टेबिलिटी को इम्पार्ट करने वाला पहला फैक्टर सिमेट्री, पहला फैक्टर। और सिमेट्री आपको तब देखने को मिलेगा जब या तो दोनों के दोनों हों फुली फिल्ड, दोनों के दोनों कैसे हों? या तो दोनों के दोनों आपको देखने को मिले फुली फिल्ड। सो फुली फिल्ड, फुली फिल्ड, मैं ऐसा लिखूँ आप समझ जाएंगे, फुली फिल्ड, फुली फिल्ड, फुली फिल्ड। अच्छा, इससे कम सिमेट्री ये बन सकता है कि एक तो फुली फिल्ड और दूसरा हाफ फिल्ड, एक फुली फिल्ड और दूसरा हाफ फिल्ड। तो फिर मैं लिख लेता हूँ फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड,
दूसरा सिमेट्री कंडीशन ये। तीसरा सिमेट्री कंडीशन लीस्ट ये बन सकता है कि दोनों के दोनों कैसे हो, हाफ फिल्ड हाफ फिल्ड हाफ फिल्ड। इसके अलावा जो भी केस बनेगा उसमें सिमेट्री नहीं होगा। उसमें सिमेट्री कि एक फुली फिल्ड दूसरा ना हाफ ना फुल, या एक फुली फिल्ड दूसरा ना हाफ ना फुल, वो सिमेट्री केस नहीं होंगे, ठीक है। और जो भी सिमेट्री को फॉलो करेगा उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा, उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो मुझे बताइए यहाँ पे दोनों के दोनों हाफ फिल्ड, और यहाँ पे एक फुली फिल्ड और दूसरा ना हाफ ना फुल, ना हाफ ना फुल, तो ये वाला अरेंजमेंट कैसा है? तो दिस अरेंजमेंट इज लेस सिमेट्रिक, दिस अरेंजमेंट इज लेस सिमेट्रिक, लेस, दिस अरेंजमेंट इज लेस सिमेट्रिक। अच्छा अगले वाले में बताइए, दिस अरेंजमेंट इज मोर सिमेट्रिक, दिस अरेंजमेंट इज मोर सिमेट्रिक, ठीक है ना। दिस अरेंजमेंट इज मोर सिमेट्रिक, दिस अरेंजमेंट इज मोर सिमेट्रिक। सिमेट्री लेड्स टू स्टेबिलिटी, सिमेट्री लेड्स टू स्टेबिलिटी। जितना सिमेट्रिक अरेंजमेंट, जितना सिमेट्रिक अरेंजमेंट उतना स्टेबल अरेंजमेंट, उतना स्टेबल। अगले वाले, इसका मोटा रीज़न ये है, फिर बता रहा हूँ मैं, इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन में मोटा कारण है स्टेबिलिटी। सर ये वाला कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होता है और ये वाला कॉन्फ़िगरेशन, और इस स्टेबिलिटी को पहला फैक्टर जो इंपार्ट करता है वो है सिमेट्री। वो कौन सा है? सर सिंस 3D 5 4S1 इज अ सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, both the subshells are half filled, both the subshells are, whereas in case of 3D 4 4S2 one of the subshell is fully filled but the other subshell is neither fully filled nor half filled, that case is not symmetric, that case is not, so that is why this configuration is more stable due to symmetry, due to। अच्छा अब इस सिमेट्री के साथ में एक मोटा रीज़न, ये सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है, अदरवाइज सिमेट्री से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न नहीं जितना रीज़न सेकंड वाला लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। सेकंड में लिख लेता हूँ, नंबर सेकंड एक्सचेंज एंथैल्पी, नंबर सेकंड इज एक्सचेंज एंथैल्पी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सचेंज एंथैल्पी क्या टर्म है? एक्सचेंज एंथैल्पी, ध्यान से देखना। अब मुझे बताओ, ये जो मैंने अगले वाला केस लिखा था, इस अगले वाले केस को मैं वापस लिख लेता हूँ। ये जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, अच्छा ज़रा मुझे ये बता दीजिए, इस कॉन्फ़िगरेशन में जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा, सिर्फ डी ब्लॉक लिख लेता हूँ मैं, सिर्फ डी सबशेल लिख लेता हूँ। ये डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिल रहे थे? 5। अच्छा पिछले वाले केस में आपको डी में कितने देखने को मिल रहे हैं? सिर्फ डी में 4, डी में कितने देखने को मिल रहे हैं? 4 देखने को मिल रहे हैं, ठीक है जी, कुछ इस तरीके से। सही, कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा था आपको, ओके। अच्छा डी में 5 और यहाँ पे डी में, अब मुझे बता दो, मैं एक इलेक्ट्रॉन को स्पेसिफाई कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। मुझे ये बता दो, ये जो मैंने इलेक्ट्रॉन लिखा है पहले वाले में, क्या इस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन ये डब्बा हो ये ज़रूरी है? क्या इलेक्ट्रॉन को किसी ने ऐसा बता रखा है कि तेरे को पहले ही डब्बे में बैठना है, तेरे को पहले ऑर्बिटल में बैठना है? ये नहीं होता सर, इलेक्ट्रॉन मानता नहीं वैसे भी किसी की, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन सिर्फ एनर्जी को मानता है, बाकी किसी की नहीं मानता, ठीक है ना। सर ये इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन मैंने पहले डब्बे में रखा हुआ है, दिस इज़ नॉट स्पेसिफिक, दिस इज़ नॉट। हो सकता है ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले डब्बे में रहा हो और ये वाला इलेक्ट्रॉन पिछले में रहा हो सकता है ये वाला इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में रहा हो और ये वाला इधर रहा हो। सर हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में रहा हो और ये पिछले वाले में, और हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन इसमें रहा हो और ये पिछले वाले में। कुल मिला के द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट स्पेसिफिक, इट कैन एक्सचेंज इट्स पोजिशन। देयर आर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, देयर आर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज दैट दिस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई द पोजिशन। एक कितनी पोजीशन ऑक्यूपाई कर सकता है? पहले डब्बे में, तो दूसरे में, तीसरे में, फोर्थ में, फिफ्थ में, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़, बहुत सारी। सो कुल मिला के इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकता है। इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? ज़रा मुझे बताइए, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात कर लूँ, ये कितनी पोजीशन एक्सचेंज कर रहा है? 4। ज़रा इसके अगले वाले कितनी एक्सचेंज करेगा? पिछले वाले के साथ हो गया, आगे ही चलना सिर्फ। अगले वाला कितनी करेगा? 1 2 3, सही है। अगले वाला कितनी करेगा? 2। उससे अगले वाला कितनी करेगा? सो कुल मिला के नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने आएंगे? नंबर ऑफ एक्सचेंजेस गिनिए ज़रा दोबारा, देखिए। पहले वाला 4 सिर्फ आगे के लिए चलना, दूसरे वाला 3 हो गए 7, तीसरे वाला 2 हो गए 9, लास्ट वाला 1 हो गए 10। सो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने? 10। अब पिछले वाले केस में मुझे बताइए, क्या ये ज़रूरी है कि पहला इलेक्ट्रॉन जो आपका प्रेजेंट था वो इसी ऑर्बिटल में हो? सर इस ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो ये ज़रूरी नहीं है। इसको दोबारा बना देते हैं, देखिएगा, ये इसी ऑर्बिटल में हो ये ज़रूरी नहीं है। मैंने ऐसा लिख दिया। और कितने ऑर्बिटल आपके पास? 5 ऑर्बिटल। और इलेक्ट्रॉन कितने चल रहे हैं? 4। सो वी हैव 1 2 3 एंड 4। अब मुझे बता दीजिए, जो पहला वाला इलेक्ट्रॉन था, इसको मैं टैग लगा देता हूँ। क्या ये पहले ऑर्बिटल में हो ये ज़रूरी है? नहीं। तो फिर ये क्या कर सकता है अपनी पोजीशन? बताओ। इसके साथ एक्सचेंज कर लिया, इसके साथ एक्सचेंज कर लिया, इसके साथ। अगले वाले में तो एक्सचेंज करने वाला कोई है नहीं,
एक्सचेंज का मतलब जब अपनी सब्स्टिट्यूट हो ना, कोई वहाँ से उठ रहा है और उसकी जगह पे कोई और बैठ रहा है, अगले वाले में तो एक्सचेंज पॉसिबल ही नहीं है। जरा मुझे बताइए कितने नंबर ऑफ एक्सचेंजेस शो कर सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सचेंजेस? 6। बहुत अच्छे, ठीक है, कितने? 6। ये 3 कर रहा है, अगले वाला 2 करेगा, 5, अगले वाला 1 करेगा, हो गए 6। सो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इससे होगा क्या, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन एक्सचेंज करता है, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन, इट ऑलवेज रिलीजेस एनर्जी, इट ऑलवेज रिलीजेस एनर्जी, इट ऑलवेज रिलीजेस। और जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, जितना ज़्यादा एनर्जी, उतना सिस्टम रिलैक्स हो जाता है और उतना स्टेबिलिटी मैक्सिमम। केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, इसको याद रखिएगा। सो केमिस्ट्री में हमेशा स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। उदाहरण देके चल रहा हूँ, मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन सबसे स्टेबल किस शेल में? पहले शेल में। पहले शेल में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना? सबसे कम -13 12, -13 सबसे कम होगा। और सबसे स्टेबल किस में होता है? पहले शेल में। पहले सबसे कम अनस्टेबल कहाँ पे? सबसे कम स्टेबल कहाँ पे है? सबसे अनस्टेबल कहाँ पे? बाहर वाले शेल में। कोई भी आके उड़ा ले जाता है सर, कोई भी आ गया थोड़ी सी ताकत वाला इलेक्ट्रॉन को उड़ा के ले गया, लेकिन पहले शेल से उड़ाना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, जितना कम एनर्जी उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी, जितना कम एनर्जी उतना ज़्यादा। सर एक्सचेंज एंथैल्पी का मतलब जब इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन एक्सचेंज करेगा उस टाइम पे एनर्जी रिलीज होगा। वो एनर्जी जो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करने पे रिलीज हो, दैट इज नोन एज एक्सचेंज एनर्जी और एक्सचेंज एंथैल्पी। और जितने ज़्यादा एक्सचेंजेस होंगे उतना ज़्यादा एक्सचेंज एंथैल्पी, इसका मतलब उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुआ होगा। और जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुआ होगा उतना एनर्जी कम, और जितना एनर्जी कम उतना स्टेबल सिस्टम, उतना स्टेबल सिस्टम, ठीक है ना, उतना स्टेबल सिस्टम। तो बताइए एक्सचेंज एंथैल्पी का मतलब द एनर्जी रिलीज्ड, द एनर्जी रिलीज्ड during exchange of electrons, during exchange of electrons का पोजीशन जब एक्सचेंज हो उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होगा उसको हम क्या पढ़ लेंगे? एक्सचेंज एनर्जी। ये ध्यान में रखना, रिलीज है ये, रिलीज का मतलब होता है नेगेटिव, रिलीज का मतलब घट रहा है, एनर्जी निकल रहा है तो मतलब घट रहा है। और जितना ज़्यादा एक्सचेंज एंथैल्पी, जितना ज़्यादा एक्सचेंज एंथैल्पी, ठीक है। सो एक्सचेंज एंथैल्पी is directly proportional to stability. एक्सचेंज एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो मुझे बताइए अगले वाला कन्फिग्रेशन ज़्यादा स्टेबल क्यों है पिछले की तुलना में? क्योंकि सर यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ज़्यादा होंगे और नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ज़्यादा होने के कारण एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगा। कुल मिला के इसका एक्सचेंज एंथैल्पी ज़्यादा होगा और एक्सचेंज एंथैल्पी ज़्यादा होने की वजह से इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा। दैट इज़ वाई दिस कन्फिग्रेशन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन विच इज़ कंसिडर्ड अकॉर्डिंग टू अबव। दैट इज़ रॉन्ग कन्फिग्रेशन, ठीक है। तब मुझे बताइए टोटल आंसर, मोटा आंसर। अब मैं आ रहा हूँ वापस। Why chromium shows configuration of 3d5-4s1 and not 3d4-4s2? So due to two reasons. Due to this configuration 3d5-4s1 is more stable as compared to the configuration 3d4-4s2, and the stability of configuration 3d5-4s1 is attributed by two factors. So the one is symmetry and another one is exchange enthalpy. Exchange. So this configuration 3d5-4s1 is more symmetric since both the subshells are half filled, whereas the configuration according to above, that is 3d4-4s2, is not symmetric since one of the subshell is fully filled but the other subshell is neither half filled nor fully filled. And due to symmetry, this configuration 3d5-4s1 is more stable as compared to the configuration 3d4-4s2. This is one of the reasons. So the next reason is exchange enthalpy. In case of 3d5, the number of exchanges are greater as compared to the configuration 3d4 in which number of exchanges are less. Greater are the number of exchanges. Greater are the number of exchanges. Higher is the release of energy. Higher is the release of known as exchange enthalpy. Exchange, more stable is the system, more stable is the arrangement, more stable is the, that is why this configuration is more stable as compared to 3d4-4s2, as compared to 3d4 इसलिए ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है जी। अब मुझे बताइएगा, मैं ऐसा लिख लूँ, आंसर करना सेम आंसर है, सेम आंसर जो मैं लिखने वाला हूँ आंसर सेम है, ठीक है। मैंने लिख लिया कॉपर, एटॉमिक नंबर 29, एटॉमिक नंबर। अच्छा, इस कॉपर का कन्फिग्रेशन अबव के अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए? मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अकॉर्डिंग टू अबव, अकॉर्डिंग टू अबव। सर अबव के अकॉर्डिंग आना चाहिए 3d9 एंड 4s2, 3d9 एंड 4s2, सही है, आर्गॉन साथ में 3d9 एंड 4s2। लेकिन सर एक्चुअल में कन्फिग्रेशन कुछ ऐसा होगा, तो मैं लिख लेता हूँ एक्चुअल कन्फिग्रेशन, एक्चुअल में कन्फिग्रेशन आपको देखने को मिलेगा आर्गॉन एंड 3d10 4s1, 3d10 4s, ऐसा कभी रहा ही नहीं,
मज़े वाली बात है कि ऐसा कभी रहा ही नहीं, हमारे दादा परदादा के टाइम पे भी नहीं, ऐसा कभी रहा ही नहीं। अगर जिसने पढ़ा उसने गलत पढ़ा, ऐसा कभी रहा। इसकी जस्टिफिकेशन क्या बता रहा हूँ मैं, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड, इसकी जस्टिफिकेशन ऐसा कभी रहा ही नहीं। मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसा कन्फिगरेशन कभी रहा ही, ये सिर्फ किसके लिए लिखा जाता है, आबो को खुश करने के लिए। अदरवाइज कन्फिगरेशन हमेशा से कैसा था, ऐसा था, स्टेबल था और ऐसा ही था। ठीक है, अब मुझे बताइए ये कन्फिगरेशन क्यों लिखा जाता है और पिछले वाला गलत क्यों है और अगले वाला सही क्यों है। ये सही है और ये गलत है, ऐसा क्यों? सेम रीज़न, मोटा रीज़न, दिस इज मोर स्टेबल देन, and the stability of this is attributed by two factors, one is symmetry, another one is exchange enthalpy। जरा मुझे बताइए यहाँ पे 3d10 4s1, एक फुली फिल्ड दूसरा हाफ फिल्ड, यहाँ पे बताइए एक फुली फिल्ड और दूसरा ना हाफ ना फुल, ना हाफ ना फुल, सिमेट्री किसमें ज़्यादा? सही बात है। अच्छा मुझे बताइए इसमें d में 10, इसमें d में, अगर d में 10 है, ज़रा देखिए एक्सचेंजेस कितने देखने को मिल सकते हैं। d में 10 आपको देखने को मिल रहा है, कुछ इस तरीके से मैं लिख लेता हूँ, ऐसा लिख दिया मैंने। और हैं कितने? 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा ही है। अच्छा मुझे बता दो ये जो एक इलेक्ट्रॉन, एक लिख सकता हूँ मैं सिर्फ, ये एक इलेक्ट्रॉन अगले वाले में कितनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है? 2। इस डब्बे में 2, या तो इसको एक्सचेंज करके बैठ जाएगा या तो इसको एक्सचेंज करके, ठीक है ना, एक तरफ से लेके चल रहा हूँ मैं सिर्फ। अच्छा इसके अगले वाले में भी कितने? 2, सही है। अगले वाले में फिर से 2, अगले वाले में फिर से। ज़रा देखिए ये इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने पोजीशन एक्सचेंज कर रहा है? 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, हो गया 8। अच्छा इसके अगले वाले में लेके चलूँगा मैं, अच्छा मान के चलो टोटल 8, एक ही पकड़ लो क्योंकि बहुत सारे और भी होंगे, लेकिन एक ही पकड़ के चल लो, ठीक है ना, 8। अच्छा आज ये ज़रा पिछले वाले में बताइए मेरे को, इस पिछले वाले केस में 3d9 था, ये देख लो 3d9 वाला केस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही है। अच्छा मान लीजिए मैं इसको स्पेसिफाई कर लेता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन, ज़रा बताओ कितने एक्सचेंजेस? 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4, 2 यहाँ पे 6 और एक यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन 7 और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। सो इसका मतलब आगे भी गिनूंगा तो ज़्यादा ही आएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ आगे भी गिनूंगा तो कम होते जाएंगे क्योंकि लास्ट वाले में एक ही एक्सचेंज पॉसिबल है। सो कुल मिला के यहाँ नंबर ऑफ एक्सचेंजेस फिर से, और अगर नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ज़्यादा, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस हाई, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, इसकी वजह से होगा क्या? एनर्जी रिलीज ज़्यादा होगा, और एनर्जी रिलीज जितना ज़्यादा हुआ सिस्टम का एनर्जी उतना घटा, और जितना कम एनर्जी उतना स्टेबल सिस्टम, उतना स्टेबल अरेंजमेंट, उतना स्टेबल। तो कुल मिला के इसका एक्सचेंज एंथैल्पी ज़्यादा होगा। सो इसका मोटा कारण क्या है मैं लिख लेता हूँ जी, इट इज़ मोर स्टेबल। और इसका स्टेबिलिटी किस कारण है? एक तो मोर सिमेट्रिक, एक तो मोर सिमेट्रिक, एक तो मोर सिमेट्रिक, और दूसरा कारण हाई एक्सचेंज एंथैल्पी, हाई एक्सचेंज एंथैल्पी, ठीक है, हाई एक्सचेंज एंथैल्पी। देखिए इसी के साथ में एक और बात बताता हूँ, आपको पता है कि इस पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे स्टेबल कौन से वाले? नोबल गैसेस, सबको पता है कौन से वाले? सर नोबल गैसेस इसलिए सबसे स्टेबल क्योंकि नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट सबसेल कंप्लीटली फिल होते हैं। क्या होते हैं? अब मुझे बताइए अगर कंप्लीटली फिल होंगे, जैसे नियॉन पकड़ लीजिए, बताइए नियॉन का कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6, पी में कितने आ रहे हैं? 6। अगर फुली फिल्ड चल रहे हैं इसका मतलब नंबर ऑफ एक्सचेंजेस सबसे हाई, और नंबर ऑफ एक्सचेंजेस सबसे हाई तो एक्सचेंज एंथैल्पी हाई, एक्सचेंज एंथैल्पी हाई, और एक्सचेंज एंथैल्पी हाई तो अरेंजमेंट बहुत स्टेबल, अरेंजमेंट बहुत। नोबल गैसेस क्यों सबसे स्टेबल होते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि उनके सबशेल कंप्लीटली फिल होते हैं, और कंप्लीटली फिल सबशेल होने के कारण उनमें एक्सचेंज एंथैल्पी ज़्यादा होता है, एक्सचेंज एंथैल्पी, इसलिए वो सबसे स्टेबल, इसलिए वो सबसे स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है ना, ये कारण है। हाँ इसका एक मोटा कारण आप 11th में इस तरीके से भी पढ़ लेते हो, बट वो ऐसा मान लीजिए इतना मोटा कारण नहीं जितना ये बेसिक चीज़ ये है। अदरवाइज दे फॉलो ऑक्टेट रूल, आप ऐसा भी पढ़ते हैं, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, उनका क्या होगा? ऑक्टेट से कुछ नहीं होता सर, ऑक्टेट से कुछ नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। सर दिस इज द मेन रीजन, एक्सचेंज एंथैल्पी, वो ऑक्टेट इसी को कंट्रीब्यूट करता है कि ऑक्टेट कंप्लीट है, लास्ट वाले में 8 हैं, सो दैट मीन्स मान लीजिए पी में 6 हैं और एस में 2 हैं, हो गए 8। सो उनसे होगा क्या कि अगर फुली फिल्ड है तो एक्सचेंजेस ज़्यादा, और अगर एक्सचेंजेस ज़्यादा तो एक्सचेंज एंथैल्पी ज़्यादा, और एक्सचेंज एंथैल्पी जितना ज़्यादा मतलब एनर्जी उतना रिलीज हुआ होगा, और उतना स्टेबल अरेंजमेंट, उतना स्टेबल। सो क्यों क्रोमियम और कॉपर का कन्फिग्रेशन स्टेबल है, ये बात समझ में आ गई आपको? बताइए क्या लिखेंगे आप? वाई द कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर इज 3d10 4s1 and not 3d9 4s2? So because this configuration is more stable, and this stability is attributed by the one is stability. This configuration is more symmetry. This configuration is more having fully filled and half filled, as compared to the previous one which contain fully filled subshell, and the second one is neither fully filled nor half filled, and the second one is exchange. Since the orbitals are fully filled, subshell is fully filled, so the number of exchanges are greater, and greater are the number of exchanges, higher is the release of energy known as exchange enthalpy, higher is the stability, higher is the stability. इसके कारण stability आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट इज शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, ये हल्का है, ये हल्का है, एक दूसरे को मत देखो, ये बहुत हल्का है। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, छोटा सा ही, बहुत छोटा सा,
शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, दो ही पढ़ा लेते हैं, तीसरा कल पढ़ा, ठीक है ना। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप्स ऑफ अच्छा आपको 3 तरह के ऑर्बिटल्स की शेप्स पढ़नी है सिर्फ, एस पी और डी। एस पी और एफ वाला नहीं पढ़ना है, नहीं आप पढ़ोगे, जो एडवांस तक नहीं पढ़ोगे, उनके इतने कम्प्लेक्स शेप होते हैं कि बना ही नहीं जाता, इतने कम्प्लेक्स अब पढ़ने को भी मिलेंगे नहीं आपको, ठीक है ना। सो एस पी और डी, एस पी और डी शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। तो मैं 1 बाय 1 लिख लेता हूँ। पहला लिख लेता हूँ मैं एस ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल? एस ऑर्बिटल, ठीक है जी। अब मुझे बताइए एस ऑर्बिटल के लिए एल का वैल्यू कितना आता है? 0। तो एम का वैल्यू भी कितना, और ये एम का वैल्यू जो आपको 0 आ रहा है यही बताएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो एम का वैल्यू 0 का मतलब सिर्फ कितना ऑर्बिटल? कोई भी एस सबशेल पकड़ लीजिए, हर एस सबशेल में सिर्फ कितना ऑर्बिटल होगा? अच्छा मुझे बताइए इसके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू कितना? अगर आपको याद हो हमने शेप्स ऑफ ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, एक क्वांटम नंबर पढ़ा था जहाँ जो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल को डिसाइड कर रहा था वो था एजीमुथल। कौन सा था? और वो भी साथ में उसके एल वैल्यूज है। दिस एल इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एल इज ऑर्बिटल, दिस इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर। ज़रा मुझे बताइए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर? सर दिस इज इक्वल टू अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई, एल इंटू एल प्लस 1 एच अपॉन। अच्छा मुझे बताओ अगर मैं एस सबशेल की बात करूँ, अगर मैं एस सबशेल की बात करूँ, एल का वैल्यू कितना पुट करूँगा? 0। ज़रा मुझे बताओ अगर मैं एल का वैल्यू 0 पुट करूँ तो ये पूरा वैल्यू किसके बराबर? 0 के बराबर। ये पूरा का पूरा वैल्यू किसके बराबर? सर इस एल का वैल्यू डिसाइड करता है, इस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू डिसाइड करता है एस ऑर्बिटल की शेप या किसी भी ऑर्बिटल की शेप। अगर तो ये वैल्यू 0 आया, अगर तो ये वैल्यू, ऐसे ऑर्बिटल का शेप होता है स्फेरिकली सिमेट्रिकल, स्फेरिकली सिमेट्रिकल। कैसा होगा? तो मुझे बताइए इसका जनरल शेप कैसा आएगा? सर इसका शेप होगा स्फेरिकली सिमेट्रिकल, स्फेरिकली सिमेट्रिकल, स्फेरिकली सिमेट्रिकल, ठीक है जी। देखिएगा मैं बना लेता हूँ साथ में स्फेरिकली सिमेट्रिकल कुछ इस तरीके से। मान लीजिए मैंने एस सबशेल बना लिया, लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, लेट्स से दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड, और ये जो मैं बीच में बना रहा हूँ लेट्स से दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस। तो बताइए ये जो शेप आपको देखने को मिल रहा है एस ऑर्बिटल का, ये कैसा है? स्फेरिकली सिमेट्रिकल। अब सुनना ध्यान से सर, ऑर्बिटल का मतलब मुझे बताइए, मैंने ऑर्बिटल का मतलब पहले भी बताया, मैंने दोबारा बता दीजिए मेरे को। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्बिटल? दोज 3 डायमेंशनल स्पेसेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ठीक है। व्हाट इज ऑर्बिटल या ऑर्बिटल? ऑर्बिटल वो 3D स्पेसेस, वो 3D जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी और मैक्सिमम कितना? 90 to 95%। 100 कभी भी नहीं होता, 100 कभी भी नहीं होगा। 100 इट ऑलवेज ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, कभी भी 100% प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। हमेशा कितनी? 95 मैक्स, 95। वो 3 डायमेंशनल स्पेसेस न्यूक्लियस के अराउंड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, दोज आर नोन एज ऑर्बिटल्स, दोज आर नोन एज। अच्छा एस ऑर्बिटल का शेप मैंने स्फेरिकल लिखा, सर इसका मतलब ये होता है कि अगर एस ऑर्बिटल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हर साइड पे बराबर होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी हर साइड पे, कोई एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, कोई एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में इलेक्ट्रॉन, हर साइड पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है। दैट इज वाई स्फेरिकली सिमेट्रिकल, स्फेरिकली हर साइड पे प्रोबेबिलिटी बराबर, हर साइड पे प्रोबेबिलिटी बराबर होगी। इसका मतलब कोई पर्टिकुलर डायमेंशन नहीं है, कोई पर्टिकुलर डायमेंशन नहीं है, कोई पर्टिकुलर आपको यूनिट देखने को नहीं मिलेगा। सो दिस इज डायमेंशनलेस, दिस इज डायमेंशन, दिस इज डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस है कैसा? या डायरेक्शनलेस लिख लेता हूँ कि क्यों पर्टिकुलर डायरेक्शन, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, कहीं भी हो सकता है। स्फेरिकली सिमेट्रिकल, चारों तरफ कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। स्फेरिकली सिमेट्रिकल चारों, इसलिए क्योंकि मैं सर्कल की टर्म में बता रहा हूँ, कोऑर्डिनेट्स में बता दूँ तो एक्स वाई जेड ही लिखते हैं, ऐसा मान लीजिए सर्कल की टर्म में बता रहा हूँ, चारों तरफ कहीं भी हो सकता है, ये कहीं भी हो सकता है। स्फेरिकली सिमेट्रिकल, स्फेरिकली। अच्छा मुझे बताइए, मान लीजिए एस ऑर्बिटल तो सर 1s का 2s का 3s का कुल मिला के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो मैं बदल ही सकता हूँ। सर क्या मुझे बताइए क्या शेप बदलेगा? सर शेप नहीं बदलता, शेप नहीं बदलेगा, सिर्फ इतना होगा कि स्फेरिकल ही होगा, बस ऑर्बिटल्स का साइज़ बढ़ता जाएगा। क्या बढ़ता जाएगा? ऑर्बिटल्स का साइज़ बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। ये 1s है तो ये 2s, ये 3s और ये 4s। लेट्स से दिस इज 1s, दिस इज 2s, दिस इज 3s एंड दिस इज। तो बताइए इन ऑर्बिटल्स के साइज़ को कंट्रोल करने वाला कौन सा क्वांटम नंबर? n। कौन सा क्वांटम नंबर? और ये आप पढ़ते भी हैं जनरली, n ही साइज़ को कंट्रोल करता है, चाहे ऑर्बिटल का हो चाहे एटम का हो, चाहे ऑर्बिटल का हो चाहे एटम का हो। तो इन सब का शेप क्या होगा? सेम शेप बट डिफरेंट साइजेस, है ना, डिफरेंट साइज। सब एस ऑर्बिटल का शेप एक जैसा लेकिन सबका साइज अलग, डिपेंडिंग
ऑन द वैल्यू ऑफ एन, एन पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करेगा, एन पे। अच्छा मुझे बताइए अगर मैं पी सबशेल की बात कर लूँ, ज़रा मुझे बताइए पी सबशेल में एल का वैल्यू कितना, पी सबशेल में एल का वैल्यू कितना 1, एल का वैल्यू कितना 1। अच्छा अगर एल का वैल्यू 1 तो एम का वैल्यू कितना -1 0। अच्छा कितने वैल्यू आ रहे हैं एम के, 3 वैल्यूज़ का मतलब कितने ऑर्बिटल, ओके 3 ऑर्बिटल। सो इसका मतलब ये होगा कि हमें तीनों ऑर्बिटल्स के शेप अलग अलग पढ़ने पड़ेंगे। कितने ऑर्बिटल, 3। अच्छा ये जो -1 0 और +1 है ये क्या बताता है आपको, ये ओरिएंटेशन बताता है। क्या बताता है, ओरिएंटेशन बता रहा है। वो ओरिएंटेशन अब आप पढ़ने वाले हैं, अब वो ओरिएंटेशन आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए 3 ऑर्बिटल, ज़रा मुझे बताइए एल का वैल्यू कितना आता है, एल इज़ √L × L + 1 h/2π, सही है। वेयर दिस कैपिटल एल इज एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट, एंड स्मॉल एल इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। बताइए एल का वैल्यू कितना 1, मैं पुट करूँगा कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा √1 × 1 + 1 यही आएगा, और साथ में क्या आएगा h/1 + 1 2, 2 × 1 2, सो दिस विल बी √h/2π, √2h/2π, √2h/। सर कुल मिला के एल का वैल्यू 0 नहीं आया, अगर 0 नहीं आया तो स्फेरिकली सिमेट्रिकल तो होगा नहीं सर। इसका मतलब ये होता है कि हर जगह पे प्रोबेबिलिटी सेम, कुछ जगहों में प्रोबेबिलिटी अलग है, तो वो आप देखेंगे किस तरीके से होगा। तो मुझे बताइए पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल जो आपको पी सबशेल में देखने को मिलेंगे, सो द फर्स्ट वन इज नोन एज px, सेकेंड वन इज नोन एज py एंड थर्ड वन इज नोन एज pz। सो 3 ऑर्बिटल कौन से, px py एंड। एक बात जो आपको याद रखनी पड़ेगी, मैंने पहले भी बता रखी है सर, जब कभी भी आप z लिखोगे ना, ध्यान दीजिएगा z के लिए l का वैल्यू हमेशा 0 रखना, बाकियों के लिए चलेगा। इसके लिए -1 रखो, +1 रखो, देखो कितनी वैल्यूज हैं m के, 3, ऑर्बिटल भी कितने आ रहे हैं। बस एक बात सिर्फ आपको फिक्स रखनी है, वो ये है कि pz के लिए m का वैल्यू 0 और बाकियों के लिए +1 -1 अपने हिसाब से रख लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस इसके लिए 0 मान के चल लेना, ठीक है। अच्छा देखिए इनका जनरल शेप अगर मैं लिखूँ, इन p ऑर्बिटल्स का अगर मैं जनरल शेप लिखूँ, सर इनका जनरल शेप होता है डम्बल शेप। कैसा, डम्बल शेप, डम्बल शेप, डम्बल शेप कैसा होगा, डम्बल शेप, या इसी को हम लिखते हैं बाइलोब्ड, बाइलोब्ड। डम्बल में 2 लोब होते हैं, किस साइड, एक साइड, तो पकड़ने के लिए डम्बल बीच में, ठीक है ना। बाइलोब्ड कैसा होगा, बाइलोब्ड। अब ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। मैंने लिख दिया px, मैंने लिख दिया। अच्छा ये x क्या है सर, सर x आपका है x एक्सिस, x क्या है, x एक्सिस, ध्यान रखना। लेट्स से दिस इज x, दिस इज़ y एंड दिस इज z। मैंने 3 एक्सेस ड्रॉ कर लिए, x y एंड z, ठीक है जी। 3 एक्सेस मैंने ड्रॉ कर लिए, x y एंड z, ओके। सिमिलरली x y एंड z, सिमिलरली x y एंड z, ठीक है। अच्छा जो मैंने px लिख रखा है सर, शेप तो डम्बल होगा, शेप कैसा होगा, बाई लोब्ड होगा, लेकिन लोब किस एक्सिस पे बनेगा, x एक्सिस पे। px का मतलब वो ऑर्बिटल जिस ऑर्बिटल में लोब किस एक्सिस में बने, x। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं जो डंबल बनाऊंगा वो बनाऊंगा मैं सिर्फ x एक्सिस पे। जिम वाला डंबल की शेप नहीं होती, इसकी ध्यान रखना, सिर्फ बीच में लंबा नहीं रखेंगे, ये इस तरीके से बनता है, ठीक है ना। सो दिस इज डंबल शेप, और किस पे मैंने एक्सिस बनाया, x एक्सिस पे, ठीक है। बताइए py का शेप कैसा होगा, डंबल शेप, लेकिन एक्सिस कहाँ पे बनेगा, ये डंबल कहाँ पे बनेगा, y एक्स। pz का शेप डंबल, लेकिन डंबल कहाँ पे बनेगा, z एक्सिस पे बनेगा, कहाँ पे बनेगा, z एक्सिस पे। अब ध्यान से देखिए एक और बात, जब आपने x एक्सिस पे बनाया, इस साइड पे प्लस लिख के चलते हैं, इस साइड पे माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, एंड दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। नाउ व्हाट इज दिस प्लस एंड माइनस, इट कैन नॉट बी चार्ज, इट कांट बी चार्ज, इम्पॉसिबल। क्यों, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन पे सिर्फ नेगेटिव होता है, तो ये प्लस और माइनस चार्ज नहीं है। दिस इज द साइन ऑफ वेव फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मुझे बताइए ये जो मैंने px पे डंबल बनाया ना, ये बात सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं बताने वाला हूँ, बहुत, इसको ड्रॉ करना ईजी है, ये बच्चों वाला काम है। जो मैं बताने वाला हूँ वो इंपॉर्टेंट है। सर जो मैंने डंबल बनाया ना, इस डंबल का मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो लोब मैंने बनाया और इस साइड जो मैंने लोब बनाया, इसका मतलब डेंसिटी इस एक्सिस पे और इसके अपोजिट डायरेक्शन में। अब मुझे बताओ जहाँ लोब है वहाँ डेंसिटी है, तो बताओ डेंसिटी सिर्फ किस एक्सिस पे थी, तो यहाँ पे y और z में कितनी डेंसिटी थी, 0। अच्छा अगले वाले में लोब कहाँ पे आ रहा है, डेंसिटी कहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है, और x और z में कितनी है, 0। और तीसरे वाले केस में z पे प्रोबेबिलिटी है मैक्सिमम और x और y पे 0 है। अच्छा अगर तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में चलता है, हमेशा वेव की फॉर्म में। अगर इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में चलेगा तो वेव बनाता हुआ चलेगा। सर अगर वेव बनाता हुआ चलेगा तो वेव कंप्लीट कब होती है, जब वेव में एक मैक्सिमा हो और दूसरा मिनिमा हो। वेव तभी कंप्लीट होगी जब वेव के अंदर एक मैक्सिमा हो और दूसरा कुछ इस तरीके से, एक मैक्सिमा और एक मिनिमा,
एक मैक्सिमा और एक मिनिमा, ठीक है ना। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक वेव। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेव है, ये इलेक्ट्रॉनिक वेव का मैक्सिमा, ये इलेक्ट्रॉनिक वेव का मैक्सिमा और ये इलेक्ट्रॉनिक वेव का मिनिमा, जिसको आप जनरली क्लासिकली लेके चलो तो क्रस्ट और ट्रफ के हिसाब से पढ़ते हो, ठीक है ना। सर दिस हाइट इज नॉन एज एम्पलीट्यूड, इजंट इट? पता है ना आपको? दिस हाइट इज नॉन एज एम्पलीट्यूड। सो दिस एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव, दिस एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव इज रिप्रेजेंटेड बाई psi, PSI, known as wave function. This is known as very important point, very important point, very important point. This is represented by psi, known as wave function. Wave function represents just the amplitude of electronic wave. ये सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करता है? एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव, ठीक है। सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करता है? एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सिर्फ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव को रिप्रेजेंट करता है। और सर ये मैक्सिमा और जो मिनिमा आपके पास आ रहा है, इस मैक्सिमा को प्लस साइन से लिखते हैं और मिनिमा को माइनस साइन से लिखते हैं। सो व्हाट इज दिस प्लस एंड माइनस? प्लस एंड माइनस आर दी साइंस दैट आर रिप्रेजेंटिंग द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव। सो दिस प्लस एंड माइनस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रॉनिक वेव फॉर्मिंग क्रस्ट एंड ट्रफ, फॉर्मिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर्मिंग मैक्सिमा एंड, तभी तो वेव कंप्लीट होगी जब मैक्सिमा और मिनिमा बने। सो ये जो साइन मैंने लिख रखे हैं, ये साइन किसके हैं? दिस साइंस रिप्रेजेंट्स द वेव फंक्शन। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? द एम्पलीट्यूड, दैट इज इधर द हाइट, इधर द डेप्थ, इधर द हाइट, इधर द डेप्थ। सो ये जो प्लस और माइनस है, क्या है? दीज आर नथिंग बट वेव फंक्शंस, दीज आर नथिंग बट, एंड व्हाट डू यू मीन बाय वेव फंक्शन? सो वेव फंक्शंस represents amplitude of electronic wave. They have got no other physical significance. There is no other physical significance. सिर्फ एक ही इनकी significance आपको देखने को मिलेगी कि क्या चीज़ बताते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वेव का एम्पलीट्यूड, एंड इट इज़ द स्क्वायर ऑफ साई। अगर मैं ऐसा लिखूँ ना, साई का स्क्वायर, साई का स्क्वायर, दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मणिपुर नीट 2023, बहुत इंपॉर्टेंट। दिस साई स्क्वायर इज नॉन एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जहाँ साई स्क्वायर का वैल्यू ज़्यादा, दैट पोर्शन और दैट स्पेस और दैट वॉल्यूम इज नॉन एज ऑर्बिटल, दैट वॉल्यूम इज नॉन एज ऑर्बिटल। मैंने ऊपर डेफिनेशन लिखा था ऑर्बिटल का, बताइए ऑर्बिटल क्या था? वो स्पेस जहाँ पे, वो 3D स्पेस न्यूक्लियस के अराउंड, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की। अब इसी को मैं लिख लेता हूँ कि सर वो जगह जहाँ पे साई स्क्वायर मैक्सिमम है, जहाँ पे साई स्क्वायर, और साई स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी को। इलेक्ट्रॉन जहाँ साई स्क्वायर ज़्यादा वहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, और जहाँ साई स्क्वायर जीरो वहाँ जीरो, वहाँ इलेक्ट्रॉन जीरो। दैट पोर्शन इज नोड, दैट स्पेस इज कॉल्ड नोड, दैट स्पेस इज कॉल्ड, जहाँ साई स्क्वायर मैक्सिमम, इधर लिख देता हूँ मैं, जहाँ साई स्क्वायर मैक्सिमम, उसको मैं क्या पढ़ूंगा? ऑर्बिटल या ऑर्बिटल। और जहाँ साई स्क्वायर जीरो, उसको मैं क्या पढ़ लूँगा? नोड। उसको मैं क्या पढ़ लूँगा? नोड पढ़ लूँगा। तो ये प्लस और माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दीज आर साइन, नॉट चार्जेस, दीज आर साइन, दीज आर रिप्रेजेंटिंग द वेव फंक्शन, रिप्रेजेंटिंग द वेव फंक्शन, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द वेव फंक्शन। एक मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है। द लास्ट वन इज डी सबशेल, डी सबशेल, डी सबशेल, ठीक है। अच्छा सर मुझे बताइए, डी सबशेल के लिए एल का वैल्यू कितना? डी सबशेल के लिए एल का वैल्यू कितना? 2। एम का वैल्यू कितना आएगा? -2, -1, 0, +1 और कुल मिला के कितने वैल्यूज़ आए? 5। और 5 वैल्यूज़ का मतलब 5 ऑर्बिटल्स, 5 वैल्यूज़ का मतलब 5 ओरिएंटेशन, 5 वैल्यूज़ का मतलब 5 ओरिएंटेशन, तो मिलेंगे आपको 5 ऑर्बिटल्स, 5। और अच्छा एक और बात नोटिस करना ध्यान से, ये जो मैंने 3 ऑर्बिटल लिखे ना सर, ये तीनों अलग नहीं है, तीनों एक साथ हैं, ये तीनों के तीनों। अब मुझे बताओ, अगर मैंने 2p लिखा या कहीं पे 3p लिखा, 3p में कितने ऑर्बिटल एक साथ होते हैं? 3, इनका डिजेनरेसी 3 होता है। ये तीनों के तीनों एक साथ होंगे, ये तीनों के तीनों, बस हमने शेप को अलग अलग करने के लिए अलग से लिखा, अदरवाइज ये तीनों एक साथ हैं, ये तीनों के तीनों एक साथ हैं, ध्यान देना। जब मैं तीनों के तीनों एक साथ लिखूं तो फिर मुझे बताइए टोटल लोब कितने बनेंगे आपके पास? 6, 2, 4, 6 बनेंगे ना। टोटल डंबल कितने बनेंगे? 3 डंबल। एक डंबल एक्स एक्सिस पे आएगा, एक वाई एक्सिस पे आएगा, एक तीनों को मिला के लिख लूँ अगर मैं, सही है, अगर मैं तीनों को मिला के लिख लूँ और तीनों होंगे भी साथ में, बस अलग कर रखा है शेप के फॉर्म में, सो दैट के कम्प्लेक्सिटी ना बढ़े, आपको अलग अलग से देखना है। अब मुझे बताइए जो डी ऑर्बिटल में लिखूंगा वो कितने आएंगे? 5, और वो पांचों के पांचों एक साथ होंगे, वो पांचों के पांचों, लेकिन हम पढ़ेंगे क्या? सेपरेट करके पढ़ लेंगे डिफरेंट ओरिएंटेशंस के हिसाब से। जरा मुझे बताइए इसका एल वैल्यू कितना आएगा? व्हाट इज कैपिटल एल? व्हाट इज कैपिटल एल? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर? सेम √L × L+1 h/2π। एल का वैल्यू कितना डलेगा? 2, सो आ जाएगा 2 + 1 3, 3 2 6, तो कुल मिला के कितना आएगा? √6 h/2π। ठीक है जी, बहुत अच्छी चीज़ आपको पता है। सर ये 0 आया नहीं, तो इसका मतलब स्फेरिकली सिमेट्रिकल की तो बात चली गई, ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ प्रॉपर ओरिएंटेशन देखने को मिलेगा। अच्छा डी ऑर्बिटल, डी सबशेल में ऑर्बिटल कितने? 5। जो डी सबशेल है
इन डी सबशेल में ऑर्बिटल टोटल आपको मिलेंगे 5 और इनको डिवाइड किया गया है शेप की बेसिस पे 2 तरह के, इनके लोब्स की बेसिस पे 2 डिविजन्स में। सर द फर्स्ट वन आर नोन एज एक्सियल ऑर्बिटल्स, फर्स्ट वन आर नोन एज एक्सियल डी ऑर्बिटल्स, एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। द नेक्स्ट वन आर नोन एज नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। कितनी तरह के? 2 तरह के। कौन कौन से? एक्सियल डी ऑर्बिटल्स एंड नेक्स्ट वन आर नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स, ध्यान में रखिएगा। सर नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल 3, टोटल कितने हैं? 5, उसमें से 3 आएंगे नॉन एक्सियल में और आपको पहला देखने को मिलेगा डी एक्स वाई, नेक्स्ट वन इज डी वाई जेड एंड थर्ड वन इज डी जेड एक्स। ये नॉन एक्सियल कौन कौन सा? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। और एक्सियल वालों में कितने मिलेंगे आपको? 2। द फर्स्ट वन इज डी एक्स स्क्र वाई स्क्र एंड नेक्स्ट वन इज डी जेड स्क्र, नेक्स्ट वन इज कितने हैं टोटल? नॉन एक्सियल वाले कितने? कौन कौन सा? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। एक्सियल वाले कौन से? डी एक्स स्क्र वाई स्क्र और डी जेड स्क्र, डी जेड स्क्र, ठीक है ना। अच्छा, इनका अगर मैं जनरल शेप लिख के चलूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनका जनरल शेप, जनरल शेप। एक डंबल बढ़ा दो बस, ऊपर वाले में एक डंबल था, इनमें 2 डंबल होंगे, सो दीज आर डबल डंबल। ये कैसे होंगे? डबल डंबल। सो जनरल शेप कैसा आएगा? डबल डंबल, डबल डंबल, डबल, या इसी डबल डंबल को लिखते हैं हम क्लोवर लीफ, क्लोवर, क्लोवर लीफ ऐसा पत्ता होता है। क्लोवर लीफ आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ये ऐसा क्लोवर लीफ बन गया ना। 4 लोब, 4 लोब, 2 डंबल। इसी को मैं लिख सकता हूँ टेट्रालोब्ड। 4 लोब का मतलब टेट्रालोब्ड, टेट्रालोब्ड, सही, टेट्रालोब्ड, टेट्रालोब्ड आपको देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, जो नॉन एक्सियल वाले हैं सर, नॉन एक्सियल से आपको ये समझ में आएगा कि इनके लोब्स एक्सिस पे नहीं थे। नॉन एक्सियल का मतलब इनके लोब्स एक्सिस पे, इनके डंबल एक्सिस पे नहीं बनेंगे। और इनके डंबल कहाँ पे बनेंगे? एक्सिस, एक्सियल एक्सिस पे। एक्सियल क्या मतलब? तो इनके लोब्स कहाँ पे होंगे? लोब्स आर ऑन द एक्सिस, लोब्स आर ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस। नीट 2023 में सवाल भी था, नीट 2023 में एक सवाल था, 4 मार्क्स में स्टेटमेंट वाइज सवाल था। एक स्टेटमेंट में इधर रखा था कि आपके जो 2 ऑर्बिटल हैं वो उनके लोब्स एक्सिस पे होते हैं और जो 3 हैं उनके एक्सिस के बीच में होते हैं। ये स्टेटमेंट सही था, बाकी सब स्टेटमेंट गलत थे उसमें, ठीक है। अच्छा, ये जो 3 बचे ये नॉन एक्सियल है। नॉन एक्सियल का मतलब इनके जो लोब बनेंगे वो एक्सिस पे नहीं होंगे, एक्सिस के बीच में होंगे। कहाँ पे होंगे? तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? लोब्स आर इन बिटवीन एक्सिस, लोब्स आर इन बिटवीन एक्सिस, ठीक है ना। देखिएगा बहुत ईजी से मैं एक बना दूंगा, बाकी आप खुद से बता देंगे। मान लीजिए मैं पहला लिख लूँ डी एक्स वाई, इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ? वापस सेम इस तरीके से लिख के चलता हूँ मैं, या मान लीजिए इस तरीके से, ठीक है। क्या लिखता मैंने? अब मुझे बताइए कितने डंबल बनने? 2 डंबल। अच्छा, पहले ऑर्बिटल का नाम है डी एक्स वाई और इनके लोब हैं कहाँ पे? ध्यान सुनना, इन बिटवीन एक्सिस। सर इसका मतलब जो भी मैं डंबल बनाऊंगा वो एक्स और वाई के बीच में बनाऊंगा, एक्स और वाई के। तो बताइए पहला वाला अगर मैं बना दूं तो एक डंबल कहाँ पे आएगा? एक्स और वाई के बीच में, एक्स और वाई के बीच में बना दूंगा मैं, ठीक है ना। तो बताइए एक्स और वाई के बीच में पहला कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ये एक्स और वाई के बीच में, एक्स और वाई। और दूसरा वाला कहाँ पे आएगा? फिर से एक्स और वाई ना, सेम ही है, एक्स और वाई के बीच में। लेकिन आप देखो इसके अलावा इसकी क्या, यहाँ एक काम कर लो, और इजी करने के लिए मैं जेड मिस कर देता हूँ और इजी हो जाएगा। मैं जेड मिस कर देता हूँ, थोड़ा खुला करके लिखता हूँ और ज़्यादा समझ में आएगा। देखो ऐसे लिख लेता हूँ, लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज जेड। में स्किप कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, ये एक्स और ये वाई, देखो और इजी बन जाएगा, ठीक है ना। बताइए एक लोब कहाँ पे और दूसरा भी लोब कहाँ पे? बताओ, दिख रहा है यहाँ पे? एक्स और वाई आ गया ना। जेड बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा जेड से, ठीक है। बताओ लोब कहाँ पे था? एक्स और वाई के बीच में, एक्स और। अच्छा, अब मैं जो लिखने वाला हूँ ज़रा बताइएगा। तो प्लस प्लस, दिस इज माइनस माइनस। वहाँ पे क्या था? पी में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस प्लस और ऑपोजिट डायरेक्शन में व्हाट इज दिस? प्लस एंड माइनस, वेव फंक्शन। दीज आर वेव फंक्शंस। बहुत अच्छे, ये बनाया मैंने डी एक्स वाई। क्या बना दिया? अच्छा ज़रा मुझे बताइए दूसरा वाला कैसा बनेगा? सेम, सेम बनेगा, ठीक है ना। ये लिख दिया मैंने, कौन सा? ये आ गया आपका डी एक्स वाई। दूसरा वाला कौन सा आएगा? डी वाई जेड, डी वाई। इसका मतलब मैं कौन सा ऑर्बिटल नहीं लिखूंगा ना, छोड़ो दोबारा बना देता हूँ। मैं कौन सा ऑर्बिटल नहीं लिखूंगा और सिर्फ कौन सा लिखूंगा? वाई और जेड। मान लो मैंने इसको वाई रख लिया, इसको जेड रख लिया। इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपने इस एक्सिस पे पहले एक्स लिखा और आप वाई लिखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोऑर्डिनेट्स है, ये इमेजिनरी चीज़ है, ये कोऑर्डिनेट्स है। आप कहीं पे भी एक्स मान के चल लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वो आपने नंबर लिख दिया सामने तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताइए यही लोब मैंने वापस बनाए, अगर यही लोब मैंने वापस बना लिए कुछ इस तरीके से, बताओ एक लोब कहाँ पे आया?
वाई और जेड के बीच में, और दूसरा भी लोब कहाँ पे आया, वाई और जेड के बीच में आ गया, वाई और जेड के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका, लेट्स से दिस इज +2 प्लस दिस इज -2, कौन सा आ जाएगा, डी वाई जेड। अच्छा बताओ डी जेड एक्स कैसा बनेगा, सेम, क्या सेम ही नहीं बनेगा, हाँ बस एक्सेस कौन से बदलेंगे, जेड और एक्स वाले, कौन से वाले, जेड और एक्स वाले। देखो ऐसा लिख लेता हूँ मैं, सेम लिख लेता हूँ, बस क्या कर लेता हूँ, इसको हटा के, इस वाई को हटा के क्या लिख लेता हूँ, एक्स लिख दिया मैंने। बताओ बन गया डी एक्स जेड, बना नहीं बना सर, इसका मतलब इन तीनों का शेप क्या होगा, एक जैसा, इन तीनों का शेप, और एक सिमिलरिटी क्या है इनमें, लोब्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन एक्सिस, लोब्स आर प्रेजेंट। अब मुझे बताओ ये पहले वाला जो था डी एक्स वाई, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये लोब डेंसिटी बता रहा है, जरा बताओ लोब कहाँ पे बना, एक्स और वाई के बीच में, एक्स पे बना नहीं, वाई पे बना नहीं, इसका मतलब एक्स और वाई पे डेंसिटी नहीं है, उसके अलावा कहाँ पे बची, इन दोनों के बीच का मतलब जेड पे बची, कहाँ पे बची, जेड पे। अच्छा मुझे बताओ डी वाई जेड डेंसिटी कहाँ पे नहीं है, जहाँ पे लोब नहीं है, कहाँ पे लोब नहीं है, ना ही वाई पे लोब बना ना ही जेड पे लोब बना, इसका मतलब वाई और जेड पे डेंसिटी नहीं थी, तो जो बचा वही होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। अच्छा अगले वाले कैसे, इनके लोब्स कहाँ पे बनेंगे, इनके लोब्स बनेंगे ऑन दी एक्सिस, इनके लोब्स कहाँ पे बनेंगे, पहला वाला मैं लिख लेता हूँ, जरा बताइए पहले वाले से आपको क्या समझ में आ रहा है, सर जो लोब्स बनेंगे, एक लोब बनेगा एक्स पे और दूसरा लोब बनेगा, अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो इसका मतलब ये कि एक लोब में बनाऊंगा एक्स एक्सिस पे और दूसरा लोब में कहाँ पे बनाऊंगा, वाई एक्सिस, कुछ इस तरीके से बना दूंगा, लेट्स से दिस इज प्लस प्लस एंड दिस इज माइनस माइनस, ऐसा लिखो भी ना तब भी चलता है, ऐसा लिखो भी ना तब भी नहीं चलता, जनरली बच्चे को पढ़ने को नहीं मिलता, बट स्टिल थोड़ा ध्यान में रख लेना, वेव फंक्शन है ये। अब ये किसका शेप आ गया, डी एक्स स्क्वायर। मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे है, जहाँ पे लोब बन रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एक्स एंड वाई एक्सिस पे, एक्स एंड वाई एक्सिस ओनली, एक्स एंड वाई एक्सिस, और कहाँ पे नहीं है, जेड पे नहीं है, ठीक है ना। अच्छा ये जो आपने बनाए दीज आर नोन एज सरफेस डायग्राम्स, जो बना रहे हो ना, कि आप सिर्फ वो दिखा रहे हो जहाँ पे डेंसिटी है, इन द फॉर्म ऑफ लोब्स, इन द फॉर्म ऑफ, इन सब को हम क्या पढ़ते हैं, दीज आर नोन एज सरफेस डायग्राम्स, दीज आर नोन एज सरफेस डायग्राम्स ऑफ ऑर्बिटल्स, सरफेस डायग्राम ऑफ ऑर्बिटल्स, सरफेस डायग्राम ऑफ ऑर्बिटल्स, लास्ट डी जेड स्क्वायर लास्ट, ठीक है। अब मुझे बताइए डी जेड स्क्वायर से आपको क्या समझ में आ रहा है, लोब कहाँ पे होगा, लेकिन सर लोब कितने चल रहे हैं, मज़े वाली बात है कि लोब 2 चल रहे हैं, और मैंने सिर्फ जेड स्क्वायर लिखा, क्या लिख दिया, जेड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जेड स्क्वायर के हिसाब से अगर मैं बनाने चाहूँ तो ये तो कुछ इस तरीके से बनेगा, लेट्स से दिस इज जेड एक्सिस, ठीक है। तो बताइए लोब कहाँ पे आएगा, जेड एक्सिस पे आ जाएगा, ठीक है। मैंने लोब बना दिया एक जेड एक्सिस पे, लेकिन सर लोब कितने चल रहे थे, एक लोब तो मिस हो गया। अब मुझे बताइए वो जो एक लोब बचा, अगर तो मैं उसको एक्स पे बनाऊँ तो वाई मिस हो गया, और वाई पे बनाऊँ तो एक्स मिस हो गया। ध्यान से सुनना इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो फिर क्या होता है सर, वो जो दूसरा लोब होगा, बट ये लोब रिप्रेजेंट क्या करता है सर, मुझे बताइए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। लोब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर, इसके अलावा जो लोब बचा, लोब का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लोब का मतलब इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स और वाई में फैला है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे फैला है। अब मुझे बताओ एक्स और वाई में फैला है, और एक्स और वाई में मैं लिखना चाहूँ, अगर तो मैं डंबल बनाऊँ तो डंबल तो एक ही है, इसके अलावा डंबल तो एक ही बचा, यहाँ तो एक्स में बनेगा, यहाँ तो, लेकिन सर अगर एक्स में बनाओ तो वाई छूट गया, और वाई में बनाओ तो एक्स छूट गया। सर इस डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ डोनट रिंग, इन द फॉर्म ऑफ डोनट, ये रिंग के फॉर्म में, ये डोनट रिंग। और ये डोनट रिंग आपको क्या बता रहा है, ये डोनट रिंग खाने वाला डोनट है, ये डोनट रिंग आपको क्या बता रहा है कि जो डेंसिटी है वो स्फेरिकली फैला हुआ है। वो कहाँ पे फैला है, स्फेरिकली का मतलब सर एक्स में भी फैला है और वाई में भी फैला है, ध्यान में रखिए। ऐसे तो होना चाहिए डबल डंबल इन सब के शेप में डबल डंबल इन्वॉल्व होता है, एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर, एक्सेप्ट दिस इज बाइलोब्ड सिंगल डंबल एंड हैविंग अ कॉन्सेंट्रिक डोनट शेप। एक आपको डोनट शेप भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, एक डोनट, तो क्या मिल जाएगा ये, दिस इज बाइलोब्ड, बाई प्लस रिंग लाइक, डोनट लाइक रिंग, हाँ डोनट वैसे भी लिख सकते हैं, डोनट लाइक रिंग, लेकिन मेजोरिटी ऑफ बुक्स पे डोनट लिखना प्रेफर करता है, इसलिए इसी हिसाब से चलेंगे। तो मुझे बताइए इसका शेप बाकी वालों से रिजेंबल नहीं, पांचों के पांचों ऑर्बिटल का शेप डी का एक जैसा नहीं होता, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल का शेप एक जैसा, किस बेसिस पे सर, सब में 4-4 लोब होते हैं, सब में 4-4 लोब, सब में 2-2 डंबल, एक के अलावा, वो कौन सा है, डी जेड, क्योंकि डी जेड स्क्वायर में एक लोब तो जेड पे बन जाता है, लेकिन जो दूसरा लोब बचा, ये दूसरा डंबल बचा सर, उस डंबल को अगर एक्स पे बनाओ तो वाई छूट गया, और वाई पे बनाओ तो, हालांकि डेंसिटी सब जगह होता है, तो फिर क्या करना पड़ता है, उसको किस फॉर्म में बनाना पड़ता है, डोनट के फॉर्म, रिंग के फॉर्म में, किस फॉर्म में, रिंग के फॉर्म में। अब मुझे बताइए इस वाले केस में, जो मैंने डी जेड स्क्वायर वाला केस लिखा, इस डी जेड स्क्वायर वाले केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे है, जरा दिमाग लगाइए, डेंसिटी सर एक तो जेड पे है, और दूसरा ये जो रिंग है ये क्या बता रहा है,
एक्स और वाई, तो इसका मतलब डी जेड स्क्वायर में डेंसिटी एक्स पे भी है, वाई पे भी है। और सर दैट मीन दिस डी जेड स्क्वायर कंसिस्ट ऑफ 2 डिफरेंट ऑर्बिटल्स या 2 डिफरेंट ओरिएंटेशंस। जैसे मैंने ऊपर लिखा था, जरा देखिएगा, मैंने लिखा था डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर मैं इसी तरीके से लिख के चलता सर, यहाँ पे आता फिर डी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर और डी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, आता नहीं आता। और वो जो डी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, वो जो डी वाई स्क्वायर और वो जो डी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर है, वो दोनों के दोनों इसके अंदर है। देखो डेंसिटी जेड पे भी है, आ गया डेंसिटी जेड पे, डेंसिटी एक्स पे भी है और डेंसिटी, तो ये जो डी जेड स्क्वायर ये कितनों का बना होता है? ये 2 का बना होता है। कौन कौन से 2? ये किन 2 का बना होता है? एक बना होता है डी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, और दूसरा कौन सा? डी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। जरा मुझे बताओ मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ पे मिल रहा है इसमें? जेड पे। क्यों? क्योंकि जेड कितनी बार रिपीट हो रहा है और एक्स और वाई एक ही बार। और लोब देख रहे हो आप इसमें तो वो जो एक डंबल बचा था वो एक्स में और वाई में दोनों में फैला हुआ है, तो ऑब्वियसली डेंसिटी कम होगी, जेड पे ज़्यादा होगी। कहाँ पे ज़्यादा होगी? जेड पे ज़्यादा हो जाएगी। ये किसका शेप आ जाएगा? डी। क्या सब डी ऑर्बिटल का शेप एक जैसा? सबका एक जैसा। सबके सब जनरल शेप में क्लवर लीफ या टेट्रालोब या डबल डंबल, एक को छोड़ के, और वो एक कौन सा आपका? डी जेड स्क्वायर, ठीक है ना। एफ की शेप आप जनरली पढ़ते नहीं, तो मैं नोट करके लिख लेता हूँ कि जो एफ ऑर्बिटल आपके हैं, कितने ऑर्बिटल होंगे एफ में? एफ सबशेल में 7। एफ सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? पढ़ने नहीं है, ये पढ़ने नहीं है आपको, बस इतना याद रख लीजिएगा, दीज आर कम्प्लेक्स मल्टीलोब्ड, दीज आर कम्प्लेक्स मल्टीलोब्ड शेप। कैसा शेप है इनका? बहुत कम्प्लेक्स, और बहुत सारे लोब भी आपको देखने को मिलेंगे, ये आप पढ़ोगे भी नहीं, बस इतना ध्यान में रखना। सही।